दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनमोहन हॉस्पिटल सांचौर। मैं आज बात करूंगा गर्भवती महिलाएं और कोरोना। सामान्यतः हम लोग 1.5 महीने, 3.5, 5.5, 7, 8 महीने इन टाइम पर हम लोग जो है गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में बुलाते हैं ताकि उनकी ANC जांच हो सके, एंटीनेटल चेकअप। उस दौरान हम लोग उनके सोनोग्राफी वगैरह करके और खून जांच करके ये जांच करते हैं कि बच्चे और माँ में कोई भी समस्या नहीं है। सामान्यतः सोनोग्राफी 1.5, 3.5, 5.5 और 7-8 महीने पे रूटीन जांच करते हैं। किसी की ज़रूरत होती है उसको ज़्यादा भी करनी होती है। ये इसलिए करते हैं ताकि उस मरीज़ के गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई भी जन्मजात विकृति हो, या बच्चा कमज़ोर हो, या पानी कम हो, या आंवल नीचे हो, कोई भी तरह की समस्या हो तो हमें पता लग सके। ऐसा करीब 20 से 25% केस में तकलीफ़ होती है, इसलिए सोनोग्राफी हर गर्भवती महिला के ज़रूरी होती है। लेकिन अभी जो कंडीशन है कोरोना की, उस दौरान ना तो व्हीकल है आने को, और हर मरीज़ आ भी नहीं सकता, और आते हैं तो सावधानी नहीं रखते, ढंग से मास्क पहनना नहीं आता, तो जानकारी नहीं होने की वजह से जो कोरोना का खतरा है वो भी रहता है। इसलिए मेरा ये विचार है कि बहुत जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक महीने 2 महीने के लिए रूटीन चेकअप के लिए न भी आए तो भी चलेगा। हम लोग तो सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं। कोई भी डिलीवरी हो, कोई भी सोनोग्राफी हो, किसी भी मरीज़ को चेक कराना हो, 24 घंटे हमारी सेवाएं जारी है। लेकिन क्योंकि आजकल लोग सब फ़ोन पे पूछ रहे हैं, तो इसलिए उनको एक कॉमन जानकारी मैं देना चाहूँगा कि सोनोग्राफी 3.5 महीने पे जो करवानी थी, 1 महीना आगे भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो दवाइयाँ आप ले रहे हो आयरन और कैल्शियम की या उल्टी की, तो वो आपको वहाँ पे मेडिकल पे भी मिल सकती है। आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में ताकत की गोलियाँ फ्री मिलती है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। तो अभी जो है, एक तो खान पान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्या खाना चाहिए। तो फल जो आप फ्रूट्स हैं वो, उसमें आप क्या लेंगे? फ्रूट्स में आप पपीता छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पपीता क्या करता है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। तो पपीता न लें। बाकी आप सेब है, आपका आम है, ठीक है, अंगूर है, जो भी है, चीकू है, जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप खा सकते हैं। ये फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारे घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं वो भी आप लें। जैसे आप डाइट जो है वो हमेशा मिक्स होनी चाहिए। आज आपने चावल खाए हैं तो कल आप गेहूं की रोटी खाएं, बाजरे की खाएं, और आज आपने दाल खाई है तो कल सब्जी खाएं, दूध ले लें। तो ये मिक्स में ज़रूरी है, क्योंकि खान पान से क्या होगा, जो हम टेबलेट देते हैं आयरन और कैल्शियम की, वो आयरन और कैल्शियम की टेबलेट न भी लें तो भी कुछ लोगों को खून की कमी नहीं होती, कैल्शियम की कमी भी नहीं होती, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी है। तो डाइट में क्या करें आप लोग? आप ये करें कि एक तो जैसे कैल्शियम है, किस में मिलता है कैल्शियम? दूध और दही, पनीर, इन चीज़ों से कैल्शियम मिलेगा। धूप में बैठने से कैल्शियम और विटामिन D मिलेगा, सुबह की धूप। तो ये करें आप, दूध लें, दही लें, रात को 1 गिलास दूध पी लें। दूध सामान्यतः औरतें लेती नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है दूध। और आपको प्रोटीन चाहिए तो दूध से भी मिलेगा, और उससे मिलेगा, दाल से मिलेगा। आपको आयरन चाहिए तो दाल से भी मिलेगा थोड़ा। बाकी आयरन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनसे मिलेगा। जैसे कि आपका पालक हुआ, चंदड़िया हुआ, मेथी हुई, इन चीज़ों से खून बढ़ता है। सेब से खून बढ़ता है, अनार से खून बढ़ता है। फिर आप प्रोटीन्स, ऑयल, फैटी एसिड सब आपका बादाम, काजू, इनसे मिलता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप डाइट अच्छी रखते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। विटामिन्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। नारियल पानी कॉमनली औरतें ज़्यादा ध्यान दे रही है कि भी नारियल पानी पिएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अवेलेबल हो तो पी लें, नहीं तो कोई बात नहीं। आप नींबू शिकंजी लें, पानी, शक्कर, थोड़ा नमक डाल के और नींबू शिकंजी ले लें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है, खून की कमी क्यों होती है? एक कारण ये रहता है कि आप
जो खा रहे हैं खाना, उसके जस्ट बाद में आप चाय पी लेते हैं या जस्ट पहले चाय पी लेते हैं। चाय क्या करती है, अपने शरीर के अंदर से जो खाने के अंदर जो आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, अवशोषण को रोकती है। तो जस्ट खाने से पहले और जस्ट खाने के बाद में चाय नहीं पीनी चाहिए। जितना हो सके चाय को कम कर दीजिए, क्योंकि चाय से खून की कमी होती है, ठीक है। और तो ये और दूसरी चीज़ क्या है, खाना खाते ही तुरंत पानी ना पिए, 1 घंटे तक पानी नहीं पिए तो आपको गैस कम बनेगी। खाना खाते ही 1 घंटा तक आप न सोएं तो आपको गैस कम बनेगी, क्योंकि गर्भवती महिला में क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके पेट के अंदर जगह कम बचती है, इसलिए जो खाना खाते हैं वो डकार ज़्यादा आती है और खाना मुंह को आने लगता है, ठीक है। तो मुंह में जो आता है तो उसको रोकने का यही है कि भाई आप तुरंत न सोएं, खाना खाने के बाद आप थोड़ा घूमें फिरें फिर सोएं, काम करते रहना चाहिए। तो ये खान पान के बारे में बात बताई मैंने। और जहाँ तक हो सके लेफ़्ट साइड में, है ना, बाएं तरफ सोना चाहिए गर्भवती महिला को, जब उसके 7-8 महीना है तो उस टाइम ज़्यादा बाएं तरफ सोना चाहिए, लेफ़्ट साइड में। फिर अब बात आती है दवाइयों की। दवाइयाँ कहाँ से लें, कैसे लें। तो हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं शुरू के 3-4 महीने जो उल्टी होती है उसकी देते हैं, और साथ में बच्चे के दिमाग का विकास हो इसके लिए फोलिक एसिड वगैरह देते हैं, और उसके बाद आयरन और कैल्शियम की टेबलेट देते हैं। तो वो लेना ज़रूरी है, वैसे तो हर मरीज़ को लेना है, ये गाइडलाइन है सरकार की कि भी ताकत की गोलियां हर गर्भवती महिला को लेनी चाहिए, ताकि खून की कमी ना हो और ऐन वक्त पे बच्चे को कोई समस्या ना हो, माँ को कोई समस्या ना हो। तो ये दवाइयाँ आपके सरकारी अस्पताल में भी मिलती हैं, और यदि आप प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप संपर्क करें, हम आपको लिख के दे देंगे और आप ले सकते हैं। फिर आती बात टीकाकरण की। जो नॉर्मल टीटी का इंजेक्शन लगता है गाँव में बहन जी के पास में, वो तो आपको लगाना है ही, वो तीसरा चौथा पाँचवा कभी भी लगा सकते हो, महीने के गैप से 2 इंजेक्शन आपके लगते हैं, वो लगवाना होगा आपको। और कोरोना के टीकाकरण की बात करें तो कोरोना का टीकाकरण फ़िलहाल भारत में नहीं हो रहा है। अमेरिका जैसे देशों में तो हुआ है, क्योंकि वहाँ ट्रायल हुआ था वैक्सीन का, लेकिन भारत में वैक्सीन का ट्रायल ही नहीं हुआ, इसलिए भारत में जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान करने वाली महिला, उनके और गर्भवती महिलाओं के टीका नहीं लग रहा है अभी तक। तो आज दिनांक 10 मई तक तो ये स्थिति है। और फिर बात करते हैं हम डिलीवरी की। जैसे अब डिलीवरी के लिए क्या किया जाए, कि मतलब इस कोरोना की महामारी में क्या ध्यान रखें। तो डिलीवरी जब होगी, डिलीवरी का मतलब जब दर्द शुरू होगा, तब डिलीवरी आपके जो आपको तारीख दी है सोनोग्राफी में, उस तारीख को हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डिलीवरी 4-5 दिन पहले भी हो सकती है, 4-5 दिन बाद में भी हो सकती है। आपको बस ध्यान रखना होता है कि दिन आपके पूरे हो गए हैं तो बच्चे के घूमने का ध्यान रखना है, और कोई पानी पड़े, खून पड़े, बच्चा न घूमे तो तुरंत हॉस्पिटल आना है, अदरवाइज़ आपको इंतज़ार करना है। यदि बच्चा दिन में 10 बार घूम रहा है तो आपको इंतज़ार करना है जब तक दर्द ना आए। दर्द आने के बाद आप हॉस्पिटल में आते हैं तो एक तो समय कम लगेगा, जल्द आपके डिलीवरी होगी और जल्द आप हॉस्पिटल से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि दर्द आपको खाना ही है, चाहे घर पे खाएं चाहे हॉस्पिटल में। और जब दर्द आया हुआ होगा उसके बाद यदि आप हॉस्पिटल आते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जिनके कोई तकलीफ़ है, पहले डॉक्टर ने तकलीफ़ बता रखी है, जैसे बच्चा कमज़ोर है, पानी कम है, पहले ऑपरेशन हो रखा है, बच्चा आड़ा है या उल्टा है, कोई भी समस्या बता रखी है, उसको डॉक्टर के निर्देश अनुसार काम करना है, उसको पूछ के उसके अनुसार काम करना है। मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि यदि कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर दर्द हो तभी आना चाहिए, ताकि कम समय में और सही तरीके से डिलीवरी हो सके। नॉर्मली सारी कुछ जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी, लेकिन व्हाट्सएप पे भी आप जो पूछते हैं तो ऐसा ना पूछें कि भाई मेरे पेट दर्द हो रहा है, सीधे ही आप ऐसा पूछते हैं कि मेरे पेट दर्द हो रहा है, तो उसमें हमको ये नहीं पता कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, उम्र क्या है उसकी, उसके भाई 60 है कि 12 है कि 25 है, उसके बिना कोई आइडिया नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि याद है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। अच्छा यही होगा कि आप एक परफॉर्मा मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी भेजूँगा, बताऊँगा कि क्या भेजना है उसमें आपको नाम, उम्र, गांव, नाम, उम्र, गांव, ये आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेजना है, या फिर आपको वॉइस मैसेज में भेजना है, नाम, उम्र और गांव। फिर आपको माहवारी की तारीख बतानी, एमसी की तारीख, कब एमसी आई थी, ठीक है, वो बतानी है, चाहे गर्भवती हो चाहे नहीं हो, वो बतानी है। फिर अभी क्या तकलीफ़ है वो बतानी है, अभी क्या तकलीफ़ है, बुखार है, सर दर्द है, कलेजे में जलन है, पेडू में दर्द है, पूरा पेट दर्द हो रहा है, पानी गिर रहा है, खून गिर रहा है, कब्ज है, दस्त है, क्या समस्या है, वो समस्या आप
पूरी समस्या जितनी हो आपको याद करके और सारी समस्या जो है वो लिख के भेजें, और सबसे ऊपर वो समस्या लिखें जो मेन है। मेन समस्या क्या है जिससे आप परेशान हो, वो समस्या सबसे पहले लिखें, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। और कब से है वो तकलीफ़, बुखार है तो बुखार कब से है, क्या उसका आपने कोई दवाई ली, वो भी लिखो साथ में। क्योंकि जब आप हमारे पास आते हो तो हम तो यही पूछते हैं आपसे, सारी चीज़ तो पूछते हैं। बुखार आया तो कब से आ रहा है, क्या आपने कोई दवाई ली, सर दर्द हो रहा है तो कब से हो रहा है, क्या आपने कोई दवाई ली, कब्ज़ हो रही है तो कब से हो रही है। इस तरीके से आप जो समस्या है वो कब से है और उसके लिए कोई दवाई ली, उससे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। फिर यदि आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, पुराना ट्रीटमेंट है टीबी का, शुगर का, बीपी का, तो वो भी आप जानकारी देवें कि भाई हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसका गोली हो, टैबलेट हो तो उसका फ़ोटो भेजें। और यदि संबंधित डॉक्टर, चाहे मैं हूँ तो मेरे मरीज़, और किसी और डॉक्टर को आप दिखाते हो तो उनकी जो फाइल है वो व्हाट्सएप पे भेजें। फाइल का मतलब दवाई जो लिखी हुई है वो, और कई बार दवाई लिखी हुई समझ में नहीं आती तो बिल भेज दें दवाई का। और सोनोग्राफी की रिपोर्ट भेजें। सोनोग्राफी का वो काला कागज़ नहीं भेजें, वो रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट वो होती है जिसमें अलग से लिखा होता है, हाथ से लिखा हुआ होगा या प्रिंट होगा, जो भी अलग से लिखा होता है कि इसका बच्चे का वज़न इतना है, बच्चा सीधा है कि उल्टा है, पानी कैसे है, आंवड़ कैसे है, वो सारी रिपोर्ट वो होती है रिपोर्ट। सोनोग्राफी का जो ये पिक्चर होती है, काला कागज़ होता है, वो रिपोर्ट नहीं है, या रंगीन हो तो भी वो रिपोर्ट नहीं है। तो रिपोर्ट आप भेजें साथ में, यदि हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ये सारा आप व्हाट्सएप पे पूरा सही तरीके से भेजेंगे तो हम लोग आपको सही जवाब दे पाएंगे और सही दवाइयाँ आपको लिख पाएंगे, और ज़्यादातर दवाइयाँ आपको वहाँ मिल जाएगी। और यहाँ तक कि आपको बुखार भी है तो भी आप हमको भेज सकते हो। सूजन है, अब जैसे कब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और महीना 2 महीना जब तक कि ये कोरोना शांत ना हो जाए तब तक आप घर पे रह करके ये सारी चीज़ करेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, दवाइयाँ आप वहीं से ले लेंगे लोकल, ठीक है, टीकाकरण टीटी वाला आप लगवा ही लेंगे, और ये सारा चलता रहेगा। लेकिन फिर कभी कभी आपको हॉस्पिटल भी आना होगा। जैसे कि अभी सोनोग्राफी के लिए खास करके वो औरतें हैं जिनके पहले बच्चा ख़राब है, महीना 2 महीने गिर गए, या फिर बच्चा पेट में ख़राब हो गया, या डिलीवरी के दौरान ख़राब हो गया, तो उन लोगों को तो सोनोग्राफी के लिए आना होगा। अब आएँ कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आएँ कैसे, आने का एक तरीका है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना में रहना कैसे है। तो आपको मास्क लगा के आना है और दूसरे लोगों से दूरी बना के रखना है। अब जब गाड़ी में आऊँगा तो दूरी तो नहीं बना सकते, लेकिन मास्क अच्छे से लगाना है, चाहे भले ही घर वाला साथ में हो, क्योंकि ड्राइवर तो है। तो इसलिए आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है, आपको मास्क लगा के ही रखना है। घर से बाहर निकलते ही मास्क कैसे लगाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा बंद होना चाहिए। यहाँ पे दबा करके जो मास्क आते हैं वहाँ यहाँ दबा सकते हैं, यहाँ दबा दो ताकि यहाँ से हवा अंदर ना जाए। आप क्या करते हैं कि हवा लेने के लिए मास्क को नीचे कर देते हैं, या बोलने, जैसे ही डॉक्टर के पास आओगे, डॉक्टर के पास आकर के और ऐसे नीचे करके बोलोगे तो उससे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर मास्क का मतलब ही क्या है? मास्क का मतलब ये है कि बाहर की हवा अंदर ना जावे, अंदर की हवा बाहर ना आवे, ऐसा। हालांकि वो हवा तो आएगी जिससे आपको सांस आ रहा है, पर मेजर हवा ना आए। वो सांस आएगी वो उसके थ्रू आनी चाहिए, मास्क के थ्रू आनी चाहिए, साइड में से नहीं आनी चाहिए। साइड में पूरा बंद होना चाहिए, नाक से लेकर मुंह तक। ऐसा करके और आप हॉस्पिटल आएँ आराम से, और आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोनोग्राफी करा के आप जा सकते हैं। सोनोग्राफी में कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, हाथों हाथ आपको फ्री कर दिया जाता है आधा घंटा में। समय पर आना चाहिए, पूछ के आना चाहिए। फिर ये सारा व्हाट्सएप पे भी आपकी ट्रीटमेंट चलता रहेगा। फिर कब आएंगे? जब अब ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है, शुरू में 3 महीने में उल्टी वगैरह की शिकायत रहती है, ठीक है, तो उसका आप ट्रीटमेंट ले लिया, ज़्यादा है तो ड्रिप लगवा ली गाँव में। उसके बाद आपका क्या होगा कि 5.5-6 महीने पे आपको लगभग आपको बच्चा घूमना महसूस हो जाता है। तो बच्चा घूमने का ध्यान रखना है। वो एक तरह से सोनोग्राफी का काम करेगा कि भाई बच्चा घूम रहा है, इसका मतलब ठीक है। बच्चा दिन में 10 बार घूमना चाहिए। बच्चा यदि दिन में 10 बार घूम रहा है, इसका मतलब सब ठीक है, और सब ठीक है तो कोई चिंता नहीं है। लेकिन यदि बच्चा कम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको 6 महीने के बाद में ये पूरी ध्यान रखना है। और क्या क्या लक्षण होंगे तो आप हॉस्पिटल आना होगा, जैसे खून गिरे, पानी गिरे, या दर्द आना शुरू हो जाए, रुक रुक के दर्द। डिलीवरी का दर्द और नॉर्मल दर्द अलग होता है। डिलीवरी का दर्द जो होता है वो रुक रुक के आता है। एक बार दर्द होगा, बच्चेदानी एकदम से टाइट हो जाएगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, फिर टाइट हो जाएगी, फिर रिलैक्स हो जाएगी, इस तरीके से होगा दर्द। तो वो दर्द डिलीवरी का दर्द होता है। अब डिलीवरी ज़रूरी नहीं है पूरा टाइम हो, तो कई बार अधूरे गिर जाते हैं बच्चे, तो ऐसा दर्द हो तो तुरंत हॉस्पिटल दिखाना है। पैरों में सूजन आ जावे तो भी एक बार हॉस्पिटल में दिखाना है, क्योंकि बीपी वगैरह ज़्यादा हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, जिससे ये पैरों में सूजन आ जावे। बाकी बुखार, खांसी, ये सब चीज़ है तो आप व्हाट्सएप पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 3 दिन तक ले करके देख लें, यदि फ़र्क ना पड़े तो हॉस्पिटल आकर के दिखाएँ। तो इस तरीके से आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें,
अच्छा खान पान रखें और महीना 2 महीना बाद में लगभग ये कोरोना एक बार कंट्रोल में आ जाएगा। फिर अपना रूटीन आप आराम से जो है जांच करवा सकते हैं। और अभी क्योंकि किराया भी बहुत ज़्यादा लगता है आपके प्राइवेट गाड़ियों में, इसलिए मेरी ये सलाह है कि भाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। बाकी हम लोग 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, आप कभी भी आओ, हम देखेंगे। जो हमारा हॉस्पिटल टाइम है इस दौरान, हॉस्पिटल टाइम नॉर्मली 10:30 से लेके 2:30 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक है हमारा। और बाकी इमरजेंसी जब भी आवे 24 घंटे हम